सेब का पेड़ और जादुई 3 बेटी। धनी राम की पत्नी ममता माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उन्हें अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था। इधर हरिया और उसकी पत्नी मंगली गरीबी से जूझ रही थी, इसीलिए उन्होंने कभी अपना बच्चा पैदा नहीं किया। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए धनीराम मंगली से एक बेटा पैदा करने के लिए कहता है। मंगली, तुम्हें तो पता है ममता माँ नहीं बन सकती, लेकिन मुझे अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए, इसलिए तुम मेरे लिए एक बेटे को जन्म दो और तुम्हारी प्रेगनेंसी तक का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन हाँ, डिलीवरी के बाद हम अपने बच्चे को ले जाएंगे। लेकिन एक बात और, हमें सिर्फ बेटा ही चाहिए, अगर बेटी हुई तो मैं उसे मार दूंगा, समझी? हरिया के पास सूखी रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए अपनी गरीबी से लाचार होकर वे लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और 9 महीने बाद मंगली एक बेटी को जन्म देती है और पेट में पल रही बच्ची आज मंगली के गोद में होती है। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, आज तूने मुझे माँ बनने का सुख दिया, मैं तुझे कभी अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। सच में मंगली, हमारी बच्ची बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। माँ बनने का जो सुख होता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है और ये बात आज मंगली को पता चल जाती है, इसलिए वो अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेकर पूरी रात गुजार देती है। लेकिन सुबह होते ही उसके घर में हरिया का बड़ा भाई धनीराम और उसकी पत्नी ममता आ जाती है और वो हरिया की बेटी को देखकर कहता है। अरे ये क्या, तूने लड़की को जन्म दिया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये मंगली हमारे किसी काम की नहीं है। अरे अब हम क्या करें इस बच्ची का, मैंने तो तुझसे बेटा मांगा था ना। धनीराम और ममता मंगली की गोद में एक बेटी को देखकर भड़क जाते हैं। उसी समय हरिया हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहता है। भैया, बेटा और बेटी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, भला अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए अब हमारी बच्ची को हमें दे दीजिए, हम इसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। क्या कहा तूने? तू पालन पोषण करेगा इस बच्ची का? अरे अगर तुम दोनों इस बच्ची का पालन पोषण करोगे तो मेरे लिए दोबारा बेटे को जन्म कौन देगा? और रही बात इस बच्ची की, तो इसके लिए मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं, इसलिए इस बच्ची के साथ क्या करना है वो मैं तय करूँगा। इतना बोलकर धनीराम मंगली के हाथ से बच्ची को छीन लेता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मेरी बच्ची को मत मारिए मेरी बच्ची को। ममता, तुम इन दोनों को संभालो, मैं तब तक इस बच्ची को ठिकाने लगा कर आता हूँ। इतना बोलकर धनीराम उस बच्ची को अपने पुराने सेब के बगीचे में ले जाकर दफना देता है। अब ये बच्ची यहीं घुट घुट के मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, फिर मैं दोबारा मंगली से बेटा पैदा करवाऊंगा। धनीराम एक बहुत ही दुष्ट इंसान था और उसके पैसों की धौंस के आगे हरिया और मंगली की बिल्कुल नहीं चलती थी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मंगली को फिर से बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। देख मंगली, इस बार सिर्फ मुझे बेटा ही चाहिए, वरना तुम लोगों का मैं जीना हराम कर दूंगा। लेकिन इस बार भी मंगली एक बेटी को ही जन्म देती है और धनीराम फिर से उस बच्ची को अपने उसी सेब के बगीचे में दफना देता है जहां उसने पहली बच्ची को दफनाया था। और इस तरह मंगली 3 बच्चियों को जन्म देती है और धनीराम तीनों को ही सेब के बगीचे में दफना देता है। लेकिन अब ये सब देखकर मंगली की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो हाथ जोड़कर कहती है। माफ कर दीजिए भाई साहब मुझे, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं आपके लिए और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, अब तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और यह घर भी हमारा है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। धनीराम और ममता ने मिलकर हरिया और उसकी पत्नी मंगली को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि हरिया बहुत ही गरीब था। ना तो उसके पास कोई रहने की जगह थी, ना ही उसके पास खाने के लिए कोई सुविधा थी।
लेकिन धनीराम के पास इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन था और वह पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान था। इसीलिए उसने उन बच्चियों को अपने सेब के बगीचे में ही दफनाया था और बगीचे के ही आसपास एक बहुत बड़ा तालाब था। इसीलिए मंगली और हरिया उस तालाब के पास जाकर बैठ जाते हैं। मंगली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खुद के बड़े भाई कि मेरे साथ ऐसा करेंगे। सही कह रहे हो जी, आजकल तो पैसों के लिए भाई भाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं। फिर तो उन्होंने हमें सिर्फ घर से निकाला है, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो मंगली, जब तक भैया को पता नहीं चलता तब तक हम लोग यहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। और रही बात खाने की, तो उसका भी कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। धनीराम ने जिन बच्चियों को सेब के बगीचे में दफनाया था, वे लोग अभी तक मरी नहीं थी, क्योंकि जमीन के अंदर तापमान अच्छा था और मिट्टी गीली थी, जिस वजह से उन बच्चियों को पीने का पानी मिल रहा था और इसी वजह से वो बच्चियां अभी तक जिंदा थी। और आज उन लोगों ने अपने माता पिता की सारी बातें सुन ली और अपने माता पिता की बात सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह आपस में एक दूसरे से कहती हैं, आज हमारी वजह से हमारे माता पिता कितने दुखी हैं। उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस दुष्ट धनीराम और उसकी पत्नी ममता को हमें सबक सिखाना होगा, क्योंकि आज उनकी वजह से हमारे माता पिता इतने दुखी हैं और उन्होंने हमें भी यहाँ पर दफना दिया। लेकिन उससे पहले हमें अपने माता पिता के लिए खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए सुनो तुम दोनों, कल सुबह हम अपनी नाभियों से अपने माता पिता के लिए सेब के पेड़ उगाएंगे, जिससे हमारे माता पिता अपना पेट भर पाएंगे। इतना बोलकर वह तीनों बहनें राजी हो जाती है। वही हरिया पेड़ों से लकड़ियां काटकर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और दोनों बिना कुछ खाए पिए उस झोपड़ी के अंदर जाकर सो जाते हैं। लेकिन उसी रात तीनों बच्चियों ने अपनी नाभियों से सेब के 3 पेड़ उगाए और सुबह होते ही उन पेड़ों पर ढेर सारे सेब लग गए। जब सुबह उठकर हरिया ने देखा कि उसके झोपड़ी के आगे 3 सेब के पेड़ उगे हुए हैं, तो वो हैरान हो गया और मंगली से कहने लगा, अरे मंगली, जल्दी बाहर आओ, देखो हमारी झोपड़ी के आगे 3 सेब के पेड़ उगे हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया जी। आज तक इस बगीचे में कभी भी सेब के पेड़ नहीं उगे हैं, लेकिन आज अपने आप ही ये 3 सेब के पेड़ कैसे उग गए? लगता है ये भगवान का ही कोई चमत्कार है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर हरिया जैसे ही एक सेब तोड़ता है, वैसे ही उस बच्चियों को थोड़ा दर्द होता है, इसलिए वह मिट्टी के अंदर से ही चिल्लाती है। लेकिन हरिया इस बात से अनजान होता है, इसलिए वह धीरे धीरे करके सारे सेब तोड़ लेता है और दोनों मिलकर पेट भर सेब खाते हैं। ऐसे ही अगले दिन फिर से तीनों बहनों ने सेब के पेड़ उगाए और फिर हरिया और मंगली ने पेट भर के सेब खाए। ऐसे ही हर रोज एक के बाद एक सेब उगते रहे और हरिया और मंगली पेट भर सेब खाते रहे। मंगली, हमने आज तक कितने मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन आज हमें रहने के लिए सुकून से जगह और पेट भरने के लिए खाना मिल रहा है। लेकिन पता नहीं हर रोज इस पेड़ पर सेब कहाँ से आ रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता जी, लेकिन हमें पेट भर खाने को मिल रहा है, हमारे लिए तो यही बहुत है। इस तरह हरिया और मंगली सुकून से रहने लगते हैं। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं थी, क्योंकि एक दिन जब धनीराम और उसकी पत्नी ममता वहाँ से गुजर रही होती है, तभी वे लोग हरिया और मंगली को सेब खाते हुए देख लेते हैं। अरे, ये नमक हराम यहाँ क्या कर रहा है? अरे,
आपने इन दोनों को घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ सुकून से जी रहे हैं। और मेरे ही बगीचे में सेब उगाकर अपना पेट भर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं इन दोनों को दुनिया से ही मिटा दूंगा। ऐसे ही रात को खाना खाकर वे दोनों सो जाते हैं और सुबह रोज की तरह ही तीनों बहनों ने सेब के पेड़ पर सेब उगाए। और सुबह उठकर जैसे ही हरिया सेब तोड़ने जा रहा होता है, उसी समय धनीराम और उसकी पत्नी ममता वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर आ जाती है और कहते हैं, क्यों रे हरिया, मेरे ही बगीचों में चारों तरफ सेब उगाकर अपना पेट भर रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। अरे अब तुम दोनों को रहने और खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम तुम दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मुक्त कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस सेब के पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। इतना बोलकर धनीराम ट्रैक्टर उन सेब के पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उन सेब के पेड़ों को जरा भी खरोच नहीं आती। ये देखकर धनीराम हैरान हो जाता है। उसने ऐसे ही कई बार कोशिश की, लेकिन वह उन पेड़ों का कुछ नहीं उखाड़ पाया। अरे ये पेड़ टूट क्यों नहीं रहा? अरे आप ऐसा कीजिए, आप ट्रैक्टर में बांधकर इस पेड़ को खींचने की कोशिश कीजिए। धनीराम ने जैसे ही तीनों पेड़ों को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की, वैसे ही पेड़ के साथ साथ वो तीनों बच्चियां भी बाहर आ जाती है। कैसे हो बड़े पापा, आपने हमें पहचाना? अरे ये कौन है? ये देखकर धनीराम और ममता डर के मारे दूर हट जाते हैं, क्योंकि उन बच्चियों के शरीर पर एक एक सेब लगा हुआ होता है। अरे कौन हो तुम लोग? अरे हम वही बच्चियां हैं जिन्हें आप लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से यहाँ दफना दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरह तीनों बेटियों ने अपनी शक्तियों धनीराम और ममता को जमीन में दफना दिया। और अब हरिया और मंगली को उन दोनों के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। और अब ये लोग अपनी बच्चियों को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास घर, जमीन और उनकी तीनों बेटियां होती हैं। और अब ये लोग एक साथ सुकून से रहने लगते हैं। जादुई उड़ने वाला घास का लहंगा। एक गांव में सुमन अपनी मां कल्याणी के साथ रहा करती थी। सुमन के पिता के देहांत के बाद कल्याणी ने अकेले ही सुमन का पालन पोषण किया था। कल्याणी गांव के बड़े बड़े घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी, और उससे उसकी जितनी भी कमाई होती थी वह उसे अपनी बेटी सुमन की पढ़ाई में लगा दिया करती थी, जिसके बाद उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं बचता था। और सुमन भी एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वह हमेशा अपनी माँ के कामों में उनकी मदद किया करती थी। और ऐसे ही समय के साथ साथ सुमन बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है। लेकिन कॉलेज में उसे गांव के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मोहन प्रसाद के बेटे अजय से प्यार हो जाता है, क्योंकि अजय एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान था। उसके मन में अमीरी और गरीबी को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अजय के माता पिता पैसा होने की वजह से बहुत ही अभिमानी और घमंडी हो गए थे। वे सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही बातचीत किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद अजय सुमन से कहता है, सुमन, अब तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, तो मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगा। इसलिए सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अजय? कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन शादी, तुम्हें तो पता है ना हम कितने गरीब हैं और मेरी माँ ने कितनी कठिनाइयों से मुझे यहाँ तक पढ़ाया है। लेकिन तुम इस गांव के बड़े सेठ जी के बेटे हो, तो क्या हम लोगों का कोई मेल हो सकता है? तो क्या हुआ सुमन, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी अमीरी और गरीबी को देखकर नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव और सच्चे मन को देख के किया था। इसलिए मैं आज ही अपने पिताजी से इसके बारे में बात करूंगा और वह तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ से हम दोनों की शादी की बात करेंगे। लेकिन अजय, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत कम ही पैसे इकट्ठे किए हैं, और तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते होंगे ना, तो ऐसे में मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी?
सुमन, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अपने माता पिता से इसके बारे में जरूर बात करूंगा। बस तुम शादी के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर अजय अपने घर आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। पिताजी, मेरी एक दोस्त है सुमन, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे उस लड़की की माँ तो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती है और तुम ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो? अरे वे लोग हमारे बराबर में खड़े होने लायक नहीं है। पिताजी, इंसान की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और उसके अच्छे संस्कार की वजह से होती है। और सुमन और उसकी माँ इस मामले में हमसे कई गुना ऊपर है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूँगा तो सुमन से ही करूँगा। उसी समय अजय की माँ उर्मिला कहती है, अजय बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अपने पिताजी से? अरे उन्होंने जो भी कहा है वो गलत तो नहीं है। अरे हमारी समाज में कितनी इज्जत है और कितने बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, तो अगर ऐसे में हम उन लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं, क्या वो तुम्हारी शादी में तुम्हारी और तुम्हारी दुल्हन की ग्रैंड एंट्री करवा पाएंगे और हमारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर पाएंगे? बिल्कुल सही कहा उर्मिला ने। अगर वे लोग हमारी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमें इस शादी से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसलिए तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसलिए हम कल ही उस लड़की के घर जाकर उसकी माँ से तुम्हारी शादी के लिए बात करेंगे। अपने पिता की ये बात सुनकर अजय खुश तो था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक उलझन भी थी कि सुमन की माँ उसके पिताजी के इन शर्तों को कैसे पूरा कर पाएंगी। ऐसे ही अगले दिन जब अजय के माता पिता सुमन के घर उसकी माँ से बात करने जाते हैं तो कल्याणी कहती है, अरे सेठ जी, आप लोग यहाँ मुझ गरीब की कुटिया में कोई काम था क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा कल्याणी, हम यहाँ तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, क्योंकि हमारा बेटा अजय तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है और हम अपने बेटे की कोई भी बात टाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उन दोनों की शादी की बात करने आए हैं। उर्मिला की ये बात सुनते ही कल्याणी की आंखें खुशी से चमक उठती है और वो कहती है, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है सेठानी जी, जो इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने जा रहा है और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन उसी समय अजय के पिता कल्याणी को अपनी शर्त के बारे में बताते हैं। लेकिन कल्याणी, हमारी एक शर्त है। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग कितने बड़े लोग हैं, तो हमारे यहाँ शादियाँ भी ग्रैंड तरीके से की जाती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम दूल्हा दुल्हन को उड़ते हुए ग्रैंड एंट्री करवाओ और शादी में मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करो। ये सुनकर कल्याणी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है, लेकिन वह फिर भी हाथ जोड़कर उनसे कहती है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही इंतजाम करवाऊंगी। इतना सुनकर अजय के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उनकी ये बात कैसे मान ली? आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि हम उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर सकते? अब हम लोग कहाँ से इतना इंतजाम कर पाएंगे? तू उसकी चिंता मत कर बेटा, और वैसे भी शादी तो सिर्फ एक बार होती है ना, तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से करे, और वे तो वैसे भी बड़े लोग हैं, तो उनके यहाँ तो शादियाँ वैसे भी धूमधाम से ही होती है ना। तो अगर मैं उन लोगों को मना कर देती तो वे लोग कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। पर माँ, आप इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाओगी? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं अभी अपने काम पर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। इतना कहकर कल्याणी अपने काम पर चली जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं वैसे वैसे कल्याणी की चिंता भी बढ़ती जाती है। तभी एक दिन कल्याणी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप उन लोगों को मना कर दीजिए कि हम उनकी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे। सुमन, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है ना? तुम चिंता मत करो,
मैं कोई न कोई इंतजाम जरूर कर लूंगी। अच्छा, अब मैं काम पर जा रही हूँ। इतना कहकर कल्याणी घर से निकल जाती है, लेकिन इस बार वो अपने काम पर नहीं जाती है, बल्कि चिंता में जंगल की ओर जाने लगती है। और चलते चलते वह एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी बेटी को भरोसा तो दिलवा दिया, पर अब मैं उसे पूरा कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां से लाऊं इतने पैसे जिससे कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवा पाऊं। इतना कहते ही कल्याणी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कल्याणी के आंसू नदी के पास लगी हुई हरी भरी घासों पर गिरती है, वैसे ही उन घासों में से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पर घास की एक देवी प्रकट हो जाती है और वो कल्याणी से कहती है, कल्याणी, दुखी मत हो, बल्कि अपने दुखों से लड़कर आगे बढ़ो। जैसे तुमने आज तक दुखों से लड़कर अपनी बेटी का पालन पोषण किया है, वैसे ही आज भी खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करो और इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, ये मुझसे ही बना हुआ जादुई घास का उड़ने वाला लहंगा है। ये लहंगा तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। इसे ले जाकर तुम अपनी बेटी को दे देना। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घास की देवी। आज आपने मुझ गरीब माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना सुनकर घास की देवी वहाँ से गायब हो जाती है और कल्याणी खुशी खुशी जादुई घास का उड़ने वाला लहंगा लेकर घर आ जाती है और अपनी बेटी को सारी बातें बता देती है। जिसके बाद सुमन जैसे ही उस घास के लहंगे को पहनती है तो वो कहती है, हे जादुई घास के उड़ने वाले लहंगे, मुझे अपना जादू दिखाओ। सुमन के इतना कहते ही वह हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर सुमन और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और सुमन के नीचे कहते ही वे वापस से नीचे उतर आती है और कहती है, सच में माँ, ये लहंगा तो एक जादुई उड़ने वाला लहंगा है और अब इसकी मदद से हम अपनी ग्रैंड एंट्री बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन माँ, हमें अभी भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है जिससे हम शादी में मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी कर सके। सुमन के इतना कहते ही उसके जादुई घास के लहंगों में से एक रोशनी निकलती है और रोशनी के साथ कई सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं और ये देखकर सुमन और उसकी माँ हैरान हो जाती है। उसी समय कल्याणी कहती है, हाँ, मुझे पता है, उन देवी ने कहा था कि यह लहंगा हमारी इच्छाओं को भी पूरा करता है। शायद ये उसी का चमत्कार है। इतना बोलकर कल्याणी मन ही मन उन घास की देवी का शुक्रिया अदा करती है और इसी तरह शादी वाला दिन भी आ जाता है। और शादी की इतनी ग्रैंड तैयारी देखकर अजय के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पर आए सारे मेहमान भी बहुत खुश हो जाते हैं। और जब सुमन और अजय उड़ते हुए स्टेज पर ग्रैंड एंट्री मारते हैं तो वहाँ पर खड़े लोगों की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है और आज अजय और सुमन बहुत खुश होते हैं। इस तरह उन दोनों की शादी बड़े ही ग्रैंड तरीके से होती है।